जैसे कि पिछले सेशन में हमने बात करी थी डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में ही, तो इस सेशन में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं उसके रिमेनिंग एस्पेक्ट्स। सबसे पहले ब्लॉक ऑफ एसेट्स। सो ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है? जैसे कि हमने बात करी थी, जो डेप्रिसिएशन है दैट इज बीइंग चार्ज्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैसे बनेंगे? बेसिकली दे आर एग्रीगेट और कलेक्शन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यूज एज ऑन द स्टार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, say namely 2020 in this year, for all categories of assets which are sharing a common percentage of rate of depreciation. So उन सारे assets पे जिन पे common percentage of rate of depreciation, एक common percentage लगती है, rate of depreciation flat होता है, same होता है सबके लिए, जो विद इन दैट ग्रुप ऑफ एसेट्स में फॉल करते हैं, उनको बोला जाता है टुगेदर दे कंप्राइजेज अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। एग्जांपल कि हमारे पास डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, 5% है, 10% ब्लॉक है, देन 40% ब्लॉक है। सो 5% में क्या आता है? 5% ब्लॉक में वो सारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं जो रेजिडेंशियल पर्पजेज के लिए मेनली यूज़ होती हैं। और इनमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करते? कोई होटल बिल्डिंग है, कोई बोर्डिंग हाउसेज है, उनको छोड़ के जो बाकी सारी रेजिडेंशियल, जब बिल्डिंग्स की बात करेंगे, जो कि एक पहला ग्रुप अलग ही ग्रुप है बिल्डिंग्स का, जीवन, तो उसके अंदर जो है 3 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 5%, 10% एंड 40%। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं 5% ब्लॉक में। सो जितनी भी तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होगी उनका कॉमन रेट ऑफ परसेंटेज है दैट इज 5%। देन अगर हम बात करें, उसको बोलते हैं 5% ब्लॉक। अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% चार्ज होता है, एंड दिस डेप्रिसिएशन रेट फॉर्म्स अ डिफरेंट ब्लॉक। एंड लाइकवाइज फॉर ऑल बिल्डिंग्स और which are constructed after 1st September 2002, basically including the plants or machines and which are being used for water supply treatment system or anyhow for such infrastructural project under section 80 IA, तो वो हो गए। या कोई वुडन स्ट्रक्चर जो है, वो टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर्स हो जो इरेक्शंस हो जाती हैं, वो सारी की सारी किस एक अलग सेट में फॉल करती है, जिन पे सेम कॉमन रेट ऑफ परसेंटेज लगाया जाता है, दैट इज 40%। सो ये एक अलग बन जाएगा ब्लॉक। सो दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज अ ब्लॉक। देन अगर हम बात करें, 2 डिफरेंट मेथड्स की हमने बात करी थी, एक एक्चुअल कॉस्ट बेसिस मेथड होता है और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी बात करी थी, पावर सेक्टर की अंडरटेकिंग्स जो हैं या ट्रांसमिशन ऑफ पावर में जो एंटिटीज़ लगी हुई हैं, उनके लिए एक्चुअल कॉस्ट मेथड जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है। हालांकि उनको भी एक प्रोविज़न है कि वो अगर चाहें तो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दे मे ऑप्ट फॉर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एज वेल, but once they have chosen a particular method they should stick to it. अदरवाइज एक्चुअल कॉस्ट मेथड उनके केस में यूज एम्प्लॉय किया जाता है। और दूसरा क्या मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो एक्चुअल कॉस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। इसका कॉन्सेप्ट चलता कैसे है? बेसिकली जो एक्चुअल कॉस्ट जो पर्टिकुलर एसएससी मीट कर रहा है उस पर्टिकुलर एसेट के एक्वायर करने में या उसको लेने में, तो वो जो कॉस्ट होती है उसके बेसिस उसको यूज़ किया जाता है डेप्रिसिएशन पर्पजेज के लिए जो बेंचमार्क अंडर दिस मेथड। हालांकि जब हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो उसमें से हम कुछ चीज़ माइनस करते हैं, कुछ चीज़ रिड्यूस करते हैं। वो क्या? कि जो कॉस्ट उसने खुद बियर नहीं की, मतलब कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, कोई और तरह का इंसेंटिव मिल गया, तो वो जो चीज़ है वो अमाउंट माइनस हो जाएगा ओवरऑल कॉस्ट में से, और जो रिमेनिंग अमाउंट बनेगा, वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कहलाएगा एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। अब अगर हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, एज वेल एज एनी एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, मॉडिफिकेशन, रिपेयर्स, बट ऑल बिफोर यूज ऑफ एसेट। सो एसेट को यूज़ करने से पहले अगर ये सारी चीज़ें करी गई हैं तो इनके चार्जेस भी हम एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली कोई इंटरेस्ट पे किया गया है एसेट को एक्वायर करने के लिए, बट ऑल दीज थिंग्स अगेन बिफोर द एसेट हैज बीन पुट टू यूज। सो अगर हम सिंपली पिन डाउन करें तो एक्चुअल कॉस्ट एंटेल्स कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम और एन एसेट और इट्स कंस्ट्रक्शन, प्लस व्हाट वी ऐड एनी pre-use of that asset period expenses. And what do we reduce? We subtract the portion of cost which is met by some authority, say government subsidy or anyhow, and the same.
सो ओवरऑल अगर हम बात करें, दिस इज द मैकेनिज्म ऑन हाउ वी अराइव एट एन एक्चुअल कॉस्ट मेथड। और इसी में एक पॉइंट और भी आता है कि कोई एक्चुअल एसेट है, जो ऐसा एसेट है जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिया गया था या यूज़ करा जा रहा था, बट अब उसको बाद में जो है एक बिजनेस के पर्पस के लिए लाया गया है। नाउ एनी एसेट विच इज when it is being used in business after it ceases to be used for purpose of scientific research, so उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट उस एसेट की लेस एनी अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच हैज बीन अलाउड इन दैट रिगार्ड टू फॉर विच पर्पज इट वाज बीइंग एम्प्लॉयड। ठीक है, सो वो अमाउंट डिडक्शन का उसमें से माइनस कर देंगे उस एसेट के। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्रूशियल कंपोनेंट ही आता है एक्चुअल कॉस्ट मेथड में, कि अगर कोई एसेट है जिसके लिए हमने कोई कॉस्ट बियर ही नहीं कही, वी डिड नॉट पेड एनी एक्चुअल कॉस्ट वाज नॉट पेड फॉर एक्वायरिंग दैट एसेट, बट दैट एसेट वाज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ अ गिफ्ट और एज वेल एज अंडर इनहेरिटेंस। सो अगर कोई एसेट गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू मिला है तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे अराइव करेंगे? सो उस केस में जो रिटन डाउन वैल्यू है प्रीवियस ओनर की, उसको हम कॉस्ट मानेंगे। और मैकेनिज्म क्या होगा उस केस में? जो एक्चुअल कॉस्ट है जो उसमें से रिड्यूस करेंगे डेप्रिसिएशन जो पिछले ओनर ने चार्ज कर चुका हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलस्ट्रेशन लें तो मिस एस गॉट अ गिफ्ट ऑफ फ्लैट फ्रॉम हर फादर पी हु हैड एक्वायर्ड इट फॉर ₹5 लाख, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी FMB वो एज ऑन दिस अप्रैल 2021 इज ₹6 लाख। सो उसके फादर ने है जो उस फ्लैट पे अभी तक ऑलरेडी उस बिल्डिंग पे 2,60,000 डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं। सो अगर हम एस के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट बात करें, एक्चुअल कॉस्ट में तो हम कॉस्ट ऑफ एक्चुअली मेट बात कर रहे हैं ना, तो अगर इसको अराइव करना है तो अगर इसके केस में, एस के केस में इसकी बात करें तो उसके लिए कॉस्ट क्या बनेगी? जो कॉस्ट उसके फादर ने पे करी 5 लाख माइनस जो डेप्रिसिएशन वो अभी तक क्लेम कर चुके हैं उसमें को रिड्यूस कर देंगे उस प्राइस में से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ₹2,40,000 शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट फॉर एस इफ शी इज गेटिंग सच अ एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। एक चीज और ध्यान में देने की बात है जब हम एक्चुअल कॉस्ट मेथड की बात करते हैं, अगर कोई भी एसेट एक्वायर किया गया है जिसके लिए पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कैश में दी गई है, तो जो लॉ है वो सिर्फ 10,000 कैश तक ही अलाउ करता है। सो अगर से 40,000 कैश दे दिया गया, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सो जो लॉ है वो 10,000 ही कैश को अलाउ करेगा और उसके ऊपर ओवर एंड अबव जो कैश पेमेंट की गई है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं मानी जाएगी और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम देयर बाय नहीं हो सकती, मतलब डेप्रिसिएशन कम क्लेम होगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमने कैश में अमाउंट पे किया वो हम एक्चुअल कॉस्ट में क्लेम नहीं कर सकेंगे। सो ये एक कंटिंजेंट रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एसेट अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो 10,000 से ज़्यादा के केस में जो पेमेंट है वो कैश से नहीं होनी चाहिए। देन ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट की अगर हम इसमें बात करें तो अगर कोई एसेट ऐसा है जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है विद द पर्पस टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, सो उस केस में असेसिंग ऑफिसर जो है उसको एक डिस्क्रिशन दी गई है कि वो एक्चुअल कॉस्ट को अप्रोप्रिएटली अराइव करे आफ्टर टेकिंग अ प्रायर अप्रूवल और कंसेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम tax if there is an apprehension that there is a transfer of an asset with an intention to reduce or to circumvent tax liability or not to pay tax on the same। then अगर हम उन एसेट्स की बात करें जहां पर जो एसेट्स हैं वो रिक्वायर कर लिए गए, मतलब क्या कि पहले एसेट मेरे पास था, मैंने उसे 2 साल यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसे बेच दिया और उसके 2 साल बाद 1.5 साल बाद मैंने फिर से उसी एसेट को उसी पर्सन से वापस खरीद लिया एक बढ़े हुए प्राइस पे और उसकी डेप्रिसिएशन फिर ज़्यादा क्लेम करनी शुरू कर दी। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट शैल बी यूज्ड एज बीइंग रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन एंड as it was only asset in that particular block or actual price at which it is being reacquired। इन दोनों में से जो अमाउंट कम हो, या तो वो जो प्राइस अब वो जिस पे रीक्वायर करा जा रहा है एसेट, या जो एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें
एज प्रिज्यूमिंग दैट एस ओनली एसेट इज द पर्टिकुलर ब्लॉक, इन दोनों अमाउंट में से जो मिनिमम अमाउंट होगा उसको प्रिज्यूम किया जाएगा द वैल्यू और द ट्रू वर्थ ऑफ डेप्रिसिएशन। देन अगर हम बात करें कि कोई एसेट ऐसा है जो होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है, मेन कंपनी से सब्सिडरी कंपनी है, एसबीआई जो है अपना कोई एसेट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफर कर रही है, तो अगर तो वो सब्सिडरी कंपनी 100% इंडियन कंपनी है, ठीक है, और उसकी सारी की सारी होल्डिंग जो है वो ओनरशिप जो है होल्डिंग कंपनी के पास ही है, सो इस केस में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि दैट एसेट एज इट इज बीइंग हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको प्रिज्यूम करेंगे। देन अगर हम एचयूएफ की बात करें तो अगर पार्टीशन हो रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और उस केस में कोई एसेट एक्वायर किया जा रहा है किसी पर्सन द्वारा, तो उस किसी पार्टनर को किसी मेंबर को कोई एसेट मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट होगी जिस दिन पार्टीशन हुआ है उस दिन जो उसकी कॉस्ट होगी, ना कि वो कॉस्ट जब वो एक्वायर एक्चुअल में एचयूएफ ने किया था तब उसकी क्या कॉस्ट थी वो नहीं अराइव करेंगे। जो जिस दिन पार्टीशन हो रहा है उस दिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो कॉस्ट उसकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। दूसरे मेथड की बात करें तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जैसे कि हमने बात करी, उसके लिए सेक्शन कौन सा डील करता है, 43 सबसेक्शन 6। एसेट ही है जो पिछले साल ही नया एसेट लिया गया तो उस केस में जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसको ही रिटर्न डाउन वैल्यू माना जाएगा। बट अगर कोई ऐसा एसेट है जो पहले ही एक्वायर्ड हो चुका है, पिछले साल एक्वायर नहीं हुआ रेलिवेंट ईयर में, सो उसके केस में रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच हैज़ बीन चार्ज्ड। सो जो नया एसेट है उस केस में भी अगर पिछले साल ही कोई एसेट लिया तो उस केस में भी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ही रिटर्न डाउन वैल्यू मानी जाएगी। सो इसीलिए जैसे कि हम इस पॉइंट में भी देख रहे हैं और हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी एक्चुअल कॉस्ट ही यूज पैरामीटर हो रहा है, सो इसलिए एक्चुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़रूरी था और वो रेलिवेंट रहेगा, उसको भी पढ़ना अलोंगसाइड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर, उसके लिए ये स्टेप प्रोसीजर हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये 4 स्टेप प्रोसीजर है जो, ठीक है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम सारे रिटर्न डाउन वैल्यू लिख लेते हैं उन एसेट्स की जो सारे एक ब्लॉक के विद इन फॉल कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले बात की थी 5% ब्लॉक, 10% ब्लॉक, 40% ब्लॉक एंड सो on the start of that particular year. We are taking 2020 in the latest financial year in this case. अब उसमें ऐड क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट, कोई अगर नया एसेट उस साल लिया गया तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर इस पॉइंट में पढ़ा, तो उसको भी ऐड कर देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू में बाकी एसेट्स के साथ। ठीक है, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट हम इसमें से करेंगे कोई ऐसा अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ उस अकाउंट पे कि हमने कोई चीज़ एसेट जो है वो बेचा था, कोई स्क्रैप में बेच गया, कोई डिमोलिशन में चला गया, कोई सेल हो गई, कोई डिस्कार्ड कर दिया, कोई डिस्ट्रक्ट हो गया, तो उसमें से जो अमाउंट रिकवर हुआ वो अमाउंट माइनस कर देंगे इन दोनों वैल्यूज में से, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी न्यू एसेट एज वेल एज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स फॉलिंग इन अ ब्लॉक, एंड द रिजल्टिंग अमाउंट शैल बी आर रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू होगा जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते कैसे हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ अ ब्लॉक एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ दैट ईयर, ठीक है, 31 मार्च 2021, विच इज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सच ब्लॉक, वो 5% है, 10% है, 40% है, कौन से ब्लॉक का, उस ब्लॉक का परसेंटेज क्या है, रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, डिवाइडेड बाय 100। सो रिटर्न डाउन वैल्यू से आ गई 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइडेड बाय 10, so that will give you the amount of depreciation for that particular segment or block। ठीक है, और हर ब्लॉक के लिए ऐसे ही डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो दिस इज प्रेजेंट्स अ ब्रीफ स्नैपशॉट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ अ ब्लॉक। सबसे पहले फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को रिटर्न डाउन वैल्यू लेते हैं, उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर देते हैं जो अभी हमने पीछे पॉइंट्स करे, कोई अगर मनी रिकवर हुई है सेल ऑफ एसेट एंड डिमोलिशन उसको माइनस कर देते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट बनता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड विच इज़ अवेलेबल, और उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दैट फार्मूला, रिटर्न डाउन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100।
इसी को ही अगर और सिंप्लीफाइड तरीके से समझें तो ओपनिंग वैल्यू प्लस एनी एडिशंस मेड इन टर्म्स ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड एक्चुअल कॉस्ट, वो ग्रॉस हो गया ए प्लस बी सी पॉइंट, उसमें से मनी पेबल कोई भी स्क्रैप वैल्यू या इन बेसिस पे माइनस कर सकते हैं, और द रिमेनिंग अमाउंट इज नेट ब्लॉक और रिटर्न डाउन वैल्यू, और इस पे जो है हम एक्चुअल में जो ई पॉइंट है इस पे हम जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। इफ this E amount results into a negative value, then written down value shall be presumed to be a nil. So section 32(1) 2A जो है क्लॉज वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के में बात करता है, और 20% के हिसाब से जो एक्चुअल कॉस्ट है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो बीइंग अलाउड इफ दैट पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। स्पेसिफिकली इसकी टाइम है 2013-14 ऑनवर्ड्स एक एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ की जाती है प्लांट एंड मशीनरी अगर कोई एक्वायर की है 31 मार्च 2012 के बाद में, और वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है, एंगेज्ड है, ट्रांसमिशन में है, तो उस केस में ये जो डेडलाइन है ये पर्टिकुलर असेसमेंट ये 2013-14 ऑनवर्ड से 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम की जा सकती है। और जब हम प्लांट एंड मशीनरी की यहाँ पर बात करते हैं तो इट डज नॉट इंक्लूड शिप और एयरक्राफ्ट, जैसे कि हमने प्लांट एंड मशीनरी में अदरवाइज बात की थी, इट इंक्लूड शिप्स एयरक्राफ्ट एज वेल, बट अगर हम इस एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी जब यहाँ पर हम बोलेंगे तो हम उसमें शिप और एयरक्राफ्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। Now in case new plant and machinery is put to use for less than 180 days in a particular year, so उन केस में जो डेप्रिसिएशन है वो 50% ही अलाउड होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैलेंस, और जो बैलेंस 50% है दैट शुड बी अलाउड इन द सक्सीडिंग ईयर्स। देन अगर हम बात करें अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट की, तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की जैसे हम बात करें अवेलेबल प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल अगर किसी साल डेप्रिसिएशन के कम है तो अनएडजस्टेड जो प्रॉफिट होता है जो ओवर एंड अबव हुआ वो कहलाया जाता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और उसको सक्सीडिंग ईयर्स की डेप्रिसिएशन में ऐड किया जाता है और उसको करंट डेप्रिसिएशन ही उन सालों में माना जाता है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो कहीं किसी साल अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा था और उसकी वैल्यू हम उतना उसको कवर अप अपने प्रॉफिट्स में से नेट प्रॉफिट में से नहीं कर पाए, सो जो बाकी का अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो कहलाएगा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हम बात करें कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स की जिसको कि सेक्शन 50 डील करता है। सो हम देखते हैं कि जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने ओवरऑल पढ़ा, ये सारी डायमेंशंस एक्चुअल कॉस्ट बेसिस, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये सारों को हम कैसे मैकेनिज्म में यूज़ किया जाता है फॉर कंप्यूटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिकली अंडर सेक्शन 50। सो सेक्शन 50 जो बेसिकली ये कैपिटल गेन्स में डील करता है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में की बात करता है। सो आइए देखते हैं उस केस में क्या है। हम दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जब पहला ट्रांसफर ऑफ वन एसेट और more than one assets, and the second case would be for all different assets. So जब एक या एक से ज़्यादा एसेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस केस में प्रोसीजर मैकेनिज्म फॉर अराइविंग एट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या रहेगा? इट विल बी टोटल कंसिडरेशन, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, लेस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सच ब्लॉक ऑफ एसेट्स एज वेल एज एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन सच ट्रांसफर प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी एसेट विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। सो मैकेनिज्म रहेगा टोटल कंसिडरेशन में से हम माइनस करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू उस सारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स की, प्लस कोई अगर हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉर दैट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, और कोई अगर नया एसेट एक्वायर किया है उस साल में तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट। सो दिस इज़ हाउ वी वुड बी अराइविंग एट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और it could be short term capital loss under section 50 in case of transfer of one or more than one asset। अगर हम बात करें सारे एसेट्स की जो उस ब्लॉक में फॉल करते हैं सभी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जो एसेट फॉल कर रहे हैं, सो उस केस में मैकेनिज्म क्या रहेगा, टोटल कंसिडरेशन जो हमारे पास होगी उसमें से हम लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट या रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एज वेल एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी न्यू एसेट विच इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रेलिवेंट ईयर ओनली। ठीक है, तो उस साल अगर कोई नया एसेट एक्वायर किया तो उसको भी ऐड कर देंगे।
देन अगर हम बात करें कंप्यूटेशन ऑफ दिस कैपिटल गेन्स और लॉस ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस, सो उसके केस में हमारे पास एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं। टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टर्मिनल डेप्रिसिएशन होता क्या है कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है या बिल्डिंग है जिसको बेचा जा रहा है, डिस्कार्ड किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, और जो पैसा उससे रियलाइज हुआ उस बेचने से, डिमोलिश करने में, डिस्ट्रॉय करने से, वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो एसेट की थी उससे कम निकला। सो जो स्क्रैप में बेच के या सेल करके जो पैसा रियलाइज हुआ वो कम हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू से। सो उस केस में जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, वो जो सारे का सारा हम P&L अकाउंट को चार्ज कर सकते हैं डेबिट साइड पे, ठीक है, और उसको लिखा जाएगा एज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बट अगर जो पैसा रियलाइज हुआ हमें स्क्रैप बेचकर, सेल करके, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्ड करके उस एसेट को उस साल में, अगर वो पैसा ज़्यादा है रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर मनी रियलाइज्ड इज लेस देन WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, सो जो मनी रियलाइज्ड है वो डेबिट कर दी जा सकती है P&L अकाउंट में। बट अगर मनी रियलाइज्ड इज मोर देन WDV, सो इट विल बी प्रिज्यूम्ड एज अ बिजनेस प्रॉफिट इन विच ईयर इट हैज बीन सोल्ड और डिस्कार्डेड और डन द सेम, ठीक है जी। देन अगर हम बात करें, इन नो केस स्पेसिफिकली प्रॉफिट शैल और डीम्ड प्रॉफिट शैल एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज बीइंग चार्ज्ड इन दैट रिगार्ड। अगर चार्जिंग प्रोविजन की बात करें तो अब कई केसेस क्या होते हैं जहां पर एक पहले प्रोप्राइटरी फर्म है, इंडिविजुअल एंटिटी है, कोई पर्सन है, इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस चला रहा है, या पार्टनरशिप फर्म है, उसको बाद में हमने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। सो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, सक्सेशन, जहां पर एक पहले प्रोप्राइटरी फर्म को या पार्टनरशिप फर्म को बाद में कंपनी में वो कन्वर्ट हो जाए। उस केस में डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करनी है? सो व्हेन अ सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, इट शैल बी रेफर टू एज सक्सेशन एज वी टॉक्ड। सो मैकेनिज्म क्या होगा, क्या स्टेप्स फॉलो अप करेंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सक्सेशन। कोई जो पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरी फर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो रही, उसको रीजनल एंटिटी मान के ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो उतने दिनों के लिए कैलकुलेट की जाएगी जितने दिनों के लिए वो एसेट जो है वो प्रीडिसेसर, जो पहले एग्जिस्टेंस में थी, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म थी चाहे प्रोप्राइटरी फर्म थी, उसके पास था। सो उतने नंबर ऑफ डेज के लिए वो डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी और उसको चार्ज की जाएगी उस एंटिटी को जो पहले एग्जिस्टेंस में थी कंपनी से पहले, जिसको हम बोलेंगे प्रीडिसेसर। देन डेप्रिसिएशन हम उस ड्यूरेशन के लिए निकालेंगे कि जिस ड्यूरेशन में बोथ प्रीडिसेसर जो पहले एंटिटी थी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी और जो सक्सेसर एंटिटी जो कंपनी बाद में इवॉल्व हुई, उन दोनों ने ही उस एसेट को यूज किया फॉर द नंबर ऑफ डेज इट वाज यूज्ड बाय देम। फाइनली डेप्रिसिएशन उस पीरियड के लिए निकालेंगे कि जब अब सिर्फ कंपनी ही बन गई है, कंपनी ही सक्सेसर जो एंटिटी है कंपनी के फॉर्म में आ गई है, और वो कंपनी कितनी ड्यूरेशन के लिए, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए उस साल में उस एसेट को यूज कर रही है, उसके लिए भी अलग से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो प्रीडिसेसर है, जो पहली एंटिटी है जिसको बाद में कंपनी में कन्वर्ट किया गया, सो प्रीडिसेसर के केस में जितनी देर उसने उस एसेट को यूज किया उस साल में, सिर्फ वही डेप्रिसिएशन उसको चार्ज होगी। जबकि जो सक्सेसर एंटिटी बनी जिसको बाद में कन्वर्ट करके कंपनी बनाया गया, तो कंपनी के केस में दो ड्यूरेशंस हैं जो उसको डेप्रिसिएशन चार्ज होंगी। पहली, जब तो वो एसेट दोनों ने यूज किया, प्रीडिसेसर जो पहली एंटिटी थी उसने भी और कंपनी ने भी, दोनों ने जिस ड्यूरेशन के लिए उसको यूज किया है कलेक्टिवली। सेकेंडली, जो डेप्रिसिएशन है जिस पीरियड में जब वो पुरानी एंटिटी खत्म होगी और अब कंपनी फॉर्म में आ गई, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, तो कंपनी ने उसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर जितना यूज किया उसके केस में भी डेप्रिसिएशन कंपनी को चार्ज हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोविजन इन केस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अ सक्सेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एंटिटी इनटू अ कंपनी फॉर्म ऑफ और एंटिटी। देन अगर हम बात करें, दो तीन रिलेटेड सेगमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल टी डेवलपमेंट अकाउंट है, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट है या रबर डेवलपमेंट अकाउंट है। सेक्शन 33A भी इनको डील करता है। उसके केस में डिडक्शन अवेलेबल है किस असेसी को जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहला कि असेसी जो है वो टी, कॉफ़ी या रबर, ये तीन क्रॉप्स ही हैं हमारे पास, इन तीनों में से किसी एक को डील कर रहा हो, उसकी ग्रोइंग कर रहा हो या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। सेकेंड, within 6 months from the end of that previous year
या बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इन दोनों में से जो भी पहले हो उसने एक डेडिकेटेड नाबार्ड के साथ जो स्पेशल अकाउंट है वहाँ पर पैसा जमा करवाया हो, और इट मस्ट हैव डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन अ डिपॉजिट अकाउंट फॉर द पर्पज विच इज स्पेसिफाइड इन दिस स्कीम framed by tea board or rubber board or coffee board. So basically, in addition to this, assessee shall also get its account audited through a certified CA, और उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी अपनी जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके साथ उसको लगानी पड़ेगी। ये डिडक्शन सिर्फ इन तीनों कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स के केस में ही अलाउड है। अब कितनी डिडक्शन अलाउड है? या तो अमाउंट जो नाबार्ड की स्कीम के अंतर्गत उस स्पेशल अकाउंट में, डेडिकेटेड अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया, या 40% ऑफ सच प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा, जो मिनिमम होगा, वो अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। और प्रॉफिट जब हम बात करते हैं 40% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट कैलकुलेट होगा प्रॉफिट ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई बाय टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ असेसीज ऑल बिजनेसेस स्पेसिफिकली। ठीक। देन अगर हम साइट रिस्टोरेशन फंड की बात करें, सेक्शन 33 ABA उससे डील करता है, और उसके केस में भी डिडक्शन अलाउड है असेसी को, जो कि कुछ सर्टिफाइड कंडीशंस फुलफिल करे। वो कंडीशंस कौन सी हैं? कंडीशंस कौन सी है? असेसी मस्ट बी कैरिंग ऑन बिजनेस रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ ऑफ देम विद इन इंडिया। ठीक है। और बिफोर द एंड ऑफ दैट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट करवाया हो, या साइट रिस्टोरेशन अकाउंट बनाकर उसमें अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाया हो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्कीम। सो उस जैसे कि हमने पिछले टी अकाउंट, डेवलपमेंट अकाउंट और दूसरी कैटेगरीज में किया, इसके केस में भी, इन सभी के केस में जब डिडक्शंस क्लेम करनी है तो जो अकाउंट्स हैं वो एक सर्टिफाइड CA के थ्रू ऑडिट करवा के उसकी रिपोर्ट जो है वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फाइल करनी ज़रूरी है। दैट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इन एडिशन, सो अगर हम क्वांटम ऑफ डिडक्शन की बात करें तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? मिनिमम ऑफ ईदर ऑफ दीज टू ऑप्शंस, या तो जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, या 20% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस। ठीक है। अगर टी डेवलपमेंट बोर्ड या कॉफ़ी की बात करें तो वहाँ पर 40% था, यहाँ पर 20% ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगा। एंड फाइनली करते हैं रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दिस रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, जो कि असेसमेंट ईयर जिसके लिए होगा हमारा 2021-22। ठीक। सो उस केस में एक स्नैपशॉट है, हम दो स्नैपशॉट से ओवरऑल कुछ ब्लॉक ऑफ एसेट्स की ही इसमें डिस्कशन करते हैं। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? जैसे कि हमने बात करी सेशन में, बिल्डिंग्स के केस में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है मेनली यूज, उनके केस में 5% है डेप्रिसिएशन उस ब्लॉक के लिए। ये सारा ब्लॉक बन जाएगा 5% ब्लॉक। और जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, नेमली होटल्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है, तो उनके केस में 10% है। 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ फॉर ब्लॉक। और अगर कोई बिल्डिंग्स हैं जो कि सितंबर 2002 के बाद जिनमें मशीनरी या प्लांट लगा है फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ट्रीटमेंट सिस्टम और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले जैसे कि हमने बात करी तो उस केस में 40%, और कोई टेम्परेरी रिएक्शंस हैं, वुडन स्ट्रक्चर हैं, उनके केस में भी 40%, और ये टुगेदर इट बिकम्स अ ब्लॉक। This is a block. Likewise, this is a block. So all these are different blocks of assets, wherein assets falling under these categorization will be having these similar uniform rate of depreciation being charged. फाइनली अगर हम बात करें लास्ट सेगमेंट की, तो इसी में फर्नीचर्स हम ले सकते हैं, फिटिंग्स, अगर उनकी केस में बात करें, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को भी अगर इंक्लूड कर दें तो उस पर इसमें 10% है। अगर मशीनरी और प्लांट की बात करें सो उनके केस में 15% से लेकर 30% तक। इलेक्ट्रिकल फिटिंग में 10% है, मशीनरी एंड प्लांट में जो नहीं कवर होते उन सेगमेंट्स में तो 15% है। मोटर कार्स हो गई जो 23 अगस्त 2019 के बाद यूज़ करी गई हैं, नॉट फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, 30% है। एरोप्लेन्स के एरो इंजन 40% एंड सो ऑन। सो दिस प्रेजेंट्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ डेप्रिसिएशन।